नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल परिषद की बड़ी खबर के साथ एक बड़े के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले को लेकर संसद में चर्चा पर जबरदस्त घमासान जारी है, जहां पर एक और बीजेपी के लोग विपक्ष की मांगों को नहीं मान रहे, तो दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर राजनाथ सिंह ने क्या बात की है दोस्तों, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ संसद के अंदर कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बताएंगे आपको क्यों बौखलाया हुआ है बीजेपी का सांसद। वहीं पर 26 जुलाई शाम तक नहीं हो पाएगा ज्ञानवापी में सर्वे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है। बताएंगे क्या है पूरा ऑर्डर दोस्तों। वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपसी सहमति पंजाब के अंदर बनती दिखाई दे रही है। बड़े नेता ने दिया है बड़ा बयान और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के घर पर महिलाओं ने पत्थरबाजी की है दोस्तों, जिसके बाद मणिपुर के हालात को लेकर एक बार फिर से लोगों ने बीजेपी से पूछे हैं कई सारे सवाल। वहीं पर क्या अगले मुख्यमंत्री होंगे अजीत पवार महाराष्ट्र में, इस तरीके की चर्चा पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है। वहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के एमएलए की ओर से बीजेपी की भाषा बोलने के बाद जबरदस्त तरीके से धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। और अखिलेश यादव की ओर से मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का किया गया है ऐलान। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो मांगे की जा रही है, पहला प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर पर बयान और जवाब, और दूसरा पूरे दिन मणिपुर पर चर्चा, ये दोनों पूरी तरीके से ठीक है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर में हो रहे हिंसा पर इस समय संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग सदन न चलने देने के पीछे विपक्ष को कारण बता रहे हैं दोस्तों। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी दो तरीके के गेम खेल रही है। एक तो संसद के अंदर विपक्ष की कोई बात नहीं मान रही, और दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करते हैं और विपक्ष के द्वारा सदन नहीं चलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जिसके बाद सुप्रिया सीनेट की ओर से टिप्पणी की गई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कल रात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की और सदन में गतिरोध के बारे में बात की। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम संसद में विस्तृत चर्चा चाहते हैं। रोज इस बारे में 267 के तहत संसद में नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर बयान देना चाहिए, इस तरीके की मांगे की गई है दोस्तों। साथ साथ लोकसभा के अंदर भी जबरदस्त एकता देखने को मिल रही है। इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया डिमांड प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑन मणिपुर, इस तरीके के प्ले कार्ड्स लहराए गए हैं। साथ साथ दोस्तों विपक्षी एकता की मांगों को बीजेपी के लोग पूरा नहीं कर पा रहे। 267 के तहत न तो चर्चा कराई जा रही है और न ही प्रधानमंत्री से जवाब दिलवाया जा रहा है। इसके बाद विपक्ष के विरोध के बाद संसद की कार्रवाई को स्थगित करने पर बीजेपी के लोग इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, खासकर बीजेपी के सांसद, कि उनके बयान में साफ तौर पर उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। मनोज तिवारी ने पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने कह दिया कि विपक्ष नामर्द है। दरअसल दोस्तों सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के कई सारे सांसद सदन के बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगे, जिनकी तरफ इशारा करते हुए मनोज तिवारी विपक्ष नामर्द है इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करने लगे। सुप्रिया सीनेट ने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग नैतिक है। सदन है कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ आप मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं थूकती हूँ आपके पितृसत्ता सोच पर, वैसे कहा ही है तो नामर्दगी सदन छोड़कर भागने में है। प्रधानमंत्री हिम्मत करे सदन में मणिपुर पर बोले। सुप्रिया सीनेट के द्वारा की गई टिप्पणी पर अंकित जैन नाम के व्यक्ति ने पूरा वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि मनोज तिवारी राजस्थान के मामले पर ये बयान दे रहे थे, लेकिन उनके बयान में साफ तौर पर वो कहते हैं कि ये नामर्द, यानी दोस्तों विपक्ष की ओर इशारा करते उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग मनोज तिवारी के इस बयान से बचने का प्रयास कर रहे हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। संसद के अंदर भी इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता से माफी मंगवाने के लिए विपक्ष अड़ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर रोक लगाई गई है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हम लोग हाई कोर्ट के आदेश तक ये स्टे लगा रहे हैं और ये स्टे केवल 26 जुलाई तक रहेगी। आप उसके बीच में जाइए हाई कोर्ट में और मामले की सुनवाई करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की है और न ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया है, नपाई का काम किया गया है। वहीं पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को 2-3 दिन टालने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी है। दोस्तों देखते हैं अब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा तो हाई कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। साथ मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार एक बार फिर से विफल हुई है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों भारत की प्रमुख चुनावी
चुनावी एजेंसी सी वोटर के द्वारा कराए गए एक विशेष सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश भारतीयों की ये राय है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार जो मणिपुर में चल रही है वो पूरी तरीके से विफल है। गौरतलब है कि ज्यादातर लोगों ने ये राय दी है कि मई की शुरुआत से राज्य में फैली हिंसा को रोकने के लिए राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद जरूरी है। सी वोटर के सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मणिपुर में हिंसा राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकार की पूरी विफलता को दर्शाती है, तो कुल मिलाकर 57% लोगों ने जवाब दिया कि बिल्कुल ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार की विफलता है, जबकि 30% लोग इस बात से सहमत नहीं है दोस्तों। यानी ये बात जनता के अंदर एक कॉमन सेंस की तरह है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, लोगों से ये सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही राज्य के अंदर फैली हिंसा को काबू किया जा सकता है, तो 62% उत्तर देने वाले लोगों ने कहा कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बड़ी बात दोस्तों ये है कि एनडीए को वोट करने वाले 54% लोगों ने भी इसी बात से इत्तेफाक रखा है। 1/3 लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ बयान दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जनता के बीच में भी ये परसेप्शन है कि जब तक राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाया नहीं जाएगा, उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, राज्य में शांति ला पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। क्योंकि मई से लगातार लोग सुनते आ रहे हैं कि अब हिंसा थम जाएगी, तब हिंसा थम जाएगी, लेकिन बार बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है दोस्तों जिससे मणिपुर अशांत है। दुनिया भर के अंदर ये मैसेज जा रहा है, मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल में उनके आवास पर उग्र महिलाओं की एक रैली ने पत्थरबाजी की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि राज्य की स्थिति को लेकर मंत्री संसद में कुछ बोलते ही नहीं है। बता दें कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है दोस्तों, 2 महीने के अंदर दूसरी बार ये घटना हुई है जब केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला हुआ है। इससे पहले भीड़ ने 15 जून को केंद्रीय मंत्री के आवास पर आग लगाने की कोशिश की थी। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी राज्य के अंदर शांति बहाल करने की मांग को लेकर दिन में रैली निकाली। पुलिस ने तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कुछ इलाकों तक सीमित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन रैली कुछ आगे चली गई थी। हालांकि बाद में शांति बहाल कर दी गई है दोस्तों। वहीं पर मंत्री के घर पर हुए हमले के मामले को लेकर कई सारे लोगों ने टिप्पणी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर एक बार फिर से इंटरनेट बहाल हो। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि मंत्री राज्य की स्थिति के बारे में संसद में कुछ तो बोले, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं। राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जानी चाहिए। दोस्तों आम जनता इसमें पूरी तरीके से पिस रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिनों में इंटरनेट का कितना उपयोग होता है और इस तरीके से लोगों की नाराजगी जायज भी है, लेकिन इस तरीके से पत्थर फेंकने को कभी जायज साबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पैसा लेने देने के मामले पर राजस्थान के पूर्व मंत्री की ओर से एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की कभी मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा ने हाल फिलहाल के अंदर राज्य की गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे और कई सारी बातें कही थी, और इस पर अब उनकी ओर से एक और टिप्पणी करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में गुजारने भर पैसा ऑफर किया है। इस पर सुरेंद्र सिंह राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा कि पैसे का लेन देन तो अमित शाह ही करवा रहा है और इतना दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। राजेंद्र सिंह गुड़ा राजस्थान कांग्रेस का धोखेबाज, इस तरीके की टिप्पणी की गई है दोस्तों। साथ साथ अजीत पवार होंगे महाराष्ट्र के सीएम, इस तरीके के दावे पर अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से जानकारी सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कोई कारण नहीं है, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरे पार्टी महायुति की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि 10 अगस्त के बाद अजीत पवार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपने सूत्रों का खुलासा नहीं कर सकता। पृथ्वीराज चव्हाण ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मैंने इसके बारे में बहुत पहले बात की थी, एनसीपी में विभाजन के तुरंत बाद मैंने ये कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ दल बदल विरोधी निर्णय 10 अगस्त के आसपास आ जाएगा। वे किसी भी तरह के पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसके बाद नियमों का हवाला देकर मुख्यमंत्री के पद को खाली करवाकर इस पर अजीत पवार की ताजपोशी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के भी इसी तरीके के संकेत हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पृथ्वीराज चव्हाण उस तरीके के नेता है जो बेफिजूल की बातें नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी ओर से जो कहा गया है इसमें कुछ ना कुछ जरूर सच्चाई होगी। उनके पास जो रिपोर्ट आई है इसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर होगी। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही अजीत पवार ने गठबंधन ज्वाइन की, उसके बाद तुरंत खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ याचिका दाखिल हो गई है और इसके बाद स्पीकर शिंदे गुट के विधायकों को नोटिस भी थमा देते हैं और एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों देखते हैं क्या पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से जो बयान दिया गया है वो सच साबित
साबित होगा। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली में अध्यादेश पर सिद्धू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लुधियाना में सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व तानाशाह हो गया है, मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार को हटाना हो या दिल्ली पंजाब में चुनी हुई सरकार को गवर्नर जानबूझकर इस तरीके का रवैया अपनाते हैं, अड़ंगा डालते हैं। यह तानाशाही रवैया नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों से भद्दी हरकत करने वाले बीजेपी के नेता पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एनडीए के खिलाफ इंडिया के गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो फैसला ले रहे हैं उसको हम लोग मानते हैं। यानी वो दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए लोगों की काफी ज्यादा रुचि देखने को मिली। अखिलेश यादव ने मैनपुरी दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर रविवार को जारी की है। दोस्तों सपा प्रमुख से मिलने के लिए गलियों में भीड़ देखने को मिला। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के बीच चौपाल भी लगाई है, महिलाओं से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर अब एनालिसिस सामने आने लगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले थे। पंचायत चुनाव के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 23% पर आ गया है। चिंता की बात ममता बनर्जी के लिए भी है। उनकी टीएमसी पार्टी को एक तरफा मिलने वाले मुस्लिम वोट में अब लेफ्ट कांग्रेस और 2 साल पुरानी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट की ओर से सेंधमारी की गई है। 2024 में इसका असर देखने को मिल सकता है। पंचायत चुनाव में टीएमसी को रिकॉर्ड जीत मिली है। पार्टी ने 51.5% वोट के साथ जिला परिषद की 95%, पंचायत समिति के 79% और ग्राम पंचायत की 66% सीटें जीती है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 22.9% रहा है। पार्टी ने ग्राम पंचायत की 18.24%, पंचायत समिति की 12.25% और जिला परिषद की 26% सीटें जीती है। लेफ्ट पार्टी के पास 13.2% का वोट शेयर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6.42% का वोट शेयर मिला है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोटों के अंदर भी अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। अब तक उनका एक मुश्त वोट टीएमसी को मिलता रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अब इसमें कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने यानी आईएसएफ ने सेंधमारी की है। आईएसएफ ने मुस्लिम बाहुल्य भांगड़ की 43 सीटें जीती है। साउथ 24 परगना जिले की भांगड़ 2 ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों की 218 में से 132 सीटें चुनाव के अंदर गई थी, जिसमें 43 सीटें आईएसएफ ने जीती है। टीएमसी मात्र 63 सीटें जीत पाई है। यानी मुस्लिम समाज के वोटों में काफी ज्यादा अंतर देखने को इस बार मिल रहा है। दोस्तों ट्रेंड इस बार अलग ही तरीके का नजर आया है। साथ साथ राजस्थान के अपनी सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने सोमवार को विधानसभा में हंगामा किया। गूढ़ा लाल डायरी लेकर सदन पहुंचे। स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे। गूढ़ा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये लाल डायरी खुली तो अशोक गहलोत सरकार में राजनीतिक विस्फोट हो जाएगा। दिन भर चले हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा और बीजेपी के विधायक मदन दिलावर को निलंबित कर दिया। इसके बाद बाहर फिकवाया गया है। दोस्तों मार्शल बुलाकर बाहर फिकवाया गया है। अब वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं भी फ्रीज कर दी गई है। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी सपा। 2003 में जीते थे 7 विधायक, उससे बेहतर परिणाम लाने की इस बार उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। हम पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव में उतरेंगे। आपसी तालमेल और एकजुटता से वहां चुनाव में अपेक्षित परिणाम ला सकते हैं। उन्होंने याद किया कि सन 2003 में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जीत कर आए थे। इस बार इस आंकड़े को और बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाकर, पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे बातचीत की है और आने वाले चुनाव के लिए एक दिशा और रणनीति लोगों को बताई गई है। साथ साथ दोस्तों मणिपुर में जारी हिंसा के मामले पर बीजेपी के एमएलए पाओ लिन ला की ओर से दिए गए बयान पर सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा ये है बीजेपी का असली चेहरा। जब विपक्ष हो तो सत्ता में आने के लिए दंगे कराओ और जब सत्ता में हो तो कुर्सी पर बने रहने के लिए दंगे कराओ। ये मैं नहीं, मणिपुर के बीजेपी का एमएलए पाओ
लीन लाल कह रहा है, यानी मणिपुर में जो हो रहा है वह राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित या प्रायोजित है क्या, ये सवाल पूछा गया है। फिर हिंसा कैसे रुकेगी, ये भी सवाल पूछा गया है। साथ साथ दोस्तों संसद के मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह के निलंबन पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया है। दोस्तों संसद की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन सिंह मेघवाल की ओर से विपक्षी नेताओं से मुलाकात की गई। उन्होंने राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की, लेकिन कोई इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब की गई है दोस्तों जब सदन के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा था। आपको बता दें कि संजय सिंह को सस्पेंड करने पर कई सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार के पूरे सिस्टम को बदलने के लिए जो ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था, अब उसे कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट संसद में पेश किया जाएगा और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अगर सदन के अंदर होंगे तो वो अन्य पार्टी के नेताओं को भी अपने साथ में एकजुट कराकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुलवाएंगे। लेकिन दोस्तों संजय सिंह को ही सस्पेंड करके क्या इस संभावना को खत्म कर दिया गया है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। क्या ये सस्पेंशन एक सोची समझी साजिश के तहत है या फिर एक नेचुरल तरीके से लिया गया फैसला है? जो भी आपकी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी को लग सकता है झटका। पंजाब में बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया है, दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है, तो अब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, इसीलिए लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद किसी और को मिलना चाहिए। साथ साथ दोस्तों 2000 के नोट की तरह कुछ लोग चले गए। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी में से 3-4 नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। साथ साथ मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। कमलनाथ करवाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से लेकर 7 अगस्त तक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी को इस बार वो ये मुद्दा नहीं बनवाने देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के विरोध में है और इसीलिए दोस्तों कथा करवाने की तैयारी चल रही है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ शरद पवार के धड़े वाले एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने विधान परिषद के अंदर धरना दिया। इसको लेकर चाचा और डिप्टी सीएम अजीत पवार नाराजगी व्यक्त करने लगे। रोहित पवार अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ क्षेत्र से विधायक हैं और अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास निगम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। एनसीपी के विधायक और शरद पवार के वफादार अनिल देशमुख ने विधानसभा में रोहित पवार के विरोध का मुद्दा उठाया। रोहित पवार की ये मांग है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र को चिन्हित किया जाना चाहिए। इस पर अब अजीत पवार बिखर गए और कहने लगे कि रोहित पवार का विरोध उन्हें वापस लेना चाहिए। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एनआईए करेगी रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले की जांच। साथ साथ दोस्तों रिपब्लिक टीवी की ओर से सीमा हैदर और ज्ञान वापी को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मोहम्मद जुबैर की ओर से स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके के शो करे जा रहे हैं केवल व्यूज इकट्ठा करने के लिए। साथ साथ बिहार को लेकर नीति आयोग ने दावा किया है कि बिहार के अंदर गरीबी घटी है। इस पर अब अलग अलग पार्टियां दावेदारी कर रही है कि नहीं हमारे कारण ऐसा हुआ है, दूसरी पार्टी कह रही है कि हमारे कारण ऐसा हुआ है। बीजेपी जेडीयू आरजेडी सबने अपने अपने दावे किए हैं। शासक मणिपुर हिंसा पर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार। स्मृति ईरानी ने पोस्ट करते हुए कहा कि मैं विपक्ष से अपील करती हूँ कि हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। देश की जनता हमें यहाँ इसलिए चुनकर भेजती है ताकि हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने राज्य की महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों स्मृति ईरानी कुछ एक मामले पर ही आजकल बयान देती है और उस पर भी उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। 2 मांगे विपक्ष ने मांगी है लेकिन बीजेपी इसे पूरा करने को तैयार नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर दलित वोटरों को साथ मिलाने का प्रयास करने के लिए समरसता रथ यात्रा निकाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास मंदिर की नींव रखने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि एन बीरेन्द्र सिंह जब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तब तक स्थितियां शांति की ओर नहीं बढ़ेगी, उनको हटाए जाना सबसे पहली जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, बोले सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी कर रहा है विपक्ष, विधानसभा में सारे सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष की ओर से ओआरओपी लागू करने के बाद वित्तीय संकट के आरोप लगाए जा रहे हैं और आपदा प्रबंधन में भी सरकार की कोताही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद आपदा में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनके मुआवजे की रकम भी बढ़ा दी थी। इसके बावजूद बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ साथ बरेली में कावड़ियों पर हुए पथराव में साजिशकर्ता सपा के नेता पूर्व पार्षद उस्मान अली और साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हुए हमले के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई दिग्गज नेता जुटे। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि चंद्रशेखर जल्द ही संसद के अंदर नजर आएंगे। इसके बयान
सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बजा रहा है। दोस्तों कम से कम एक ऐसी सीटें तो विपक्ष ने चुन ही ली है जहां पर वो आसानी से जीत सकते हैं। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल की साख दांव पर है कि यह नेता मुजफ्फरनगर और शामली सीटों पर दलित वोटों को कैसे अपने साथ रख पाते हैं, क्योंकि भीम आर्मी के चीफ का अच्छा खासा प्रभाव है। दलित वोटों में उनकी अच्छी खासी स्थिति मानी जाती है। 200 पंचायत चुनाव के अंदर रिजल्ट भी सामने आए थे तो ऐसा ही दिखा था और उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े तो उनको तीसरे चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। यानी दलित वोटों में उनकी अच्छी खासी पहुंच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं बीजेपी से लेकर क्या रणनीति अपनाती है और सपा आरएलडी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।